दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 13 दिन पहले मैंने एक अंग्रेजी में वीडियो रिकॉर्ड किया था और ये रिकॉर्ड वीडियो था किसी के मेरे जो दर्शक थे उसका एक क्वेश्चन था कि अगर किसी कंपनी, उन्होंने वोडाफोन आइडिया कंपनी का रेफरेंस लिया था और कहा था कि वोडाफोन का आइडिया की कंपनी अगर लेट से 70,000 करोड़ का मार्केट कैप में अगर ट्रेड कर रही है, उनका पूरा वैल्यूएशन 70,000 करोड़ का इक्विटी का मार्केट कैप है, अगर उनका डेट जीरो हो जाता है क्या वो 2,70,000 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख करोड़ का इनका डेट है। तो मैंने इस पूरे वीडियो में बताया था कि ये जो रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। तो दोस्तों आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, पर मैं दोस्तों ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये जो मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, और इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था तब मैंने दो एक्सेल शीट यूज़ किए थे जो आपके सामने हैं। एक मैंने कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था, और फिर मैंने कैश फ्लो को इस्तेमाल करके प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, एंटरप्राइज वैल्यू निकाला था, फिर डेट को जो है जो उनका मार्केट वैल्यू जो प्रिंसिपल है उसको सब्ट्रैक्ट करके इक्विटी निकाला था। अब जब किया था ये तो मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो कॉन्सेप्ट्स यूज किए थे जो मैंने नहीं समझाया था। तो इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, जिससे कि आप जब इन्वेस्टर हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कॉन्शियसली जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो मेट्रिक देखने का, जो आपको मेट्रिक दिखता है, क्योंकि आप पूरा तो आप समझ नहीं सकते जब तक आप इंट्रिंसिक वैल्यूएशन नहीं करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, पर आपको मोटा मोटा आइडिया जरूर लग जाएगा कि इस कंपनी का वैल्यूएशन नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, उनका ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो दोस्तों आज हम जो है वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे। हम अकाउंटिंग वैल्यूएशन की बात नहीं करेंगे, हम इंट्रिंसिक वैल्यूएशन की बात करेंगे। और वो होता क्या है, ऑलरेडी मैं अंग्रेजी का एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे हिंदी के श्रोता भी और जो दर्शक हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों कोई भी कंपनी एसेट से बनी होती है, और एसेट जो है आप खरीदते हो या एक्वायर करते हो फ्रॉम द मनी विच यू जनरेट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, विच कैन बी अ डेट होल्डर और एन इक्विटी होल्डर। ये लोग आपको पैसा देंगे कंपनी को, और उन पैसे से आप एसेट खरीदोगे। अब वो एसेट क्या होगा, वो एसेट विल जनरेट फ्यूचर कैश फ्लोज। अब वो जो फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे वो अनसर्टेन होंगे, उनकी सर्टेनिटी नहीं होगी। इसलिए द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जो कंपनी जनरेट कर रही है और कितना अनसर्टेन है उस पे आप वैल्यूएशन निकालते हो। अब वो कैसे निकालते हैं वो उस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जब कैश फ्लो जनरेट होता है किसी कंपनी का, उस कैश फ्लो के ऊपर में जो क्लेम है ये दोनों इन्वेस्टर्स के अलग अलग पेडिस्टल में होते हैं। मतलब डेट होल्डर का जो क्लेम पहला होता है, इक्विटी होल्डर का जो क्लेम होता है वो बाद में आता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे वैल्यू करने के लिए कि डेट का वैल्यूएशन कितना है और इक्विटी का वैल्यूएशन कितना है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि किसको जो है पहला पैसा मिलेगा। अब दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अकाउंटिंग वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, हम बुक वैल्यू की वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग की वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे हैं। अकाउंटिंग में कोई भी कैश, कोई भी एसेट हो, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। और मैं आपको समझाऊंगा कि एसेट अगर बुक में भी है और अगर आप कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, हो सकता है कि उस एसेट को का वैल्यू जीरो हो जाए, जबकि वो बुक में होने के बाद जब कंपनी दूसरे एसेट को जो मिंगल करती है और उसको ज्वाइन करती है, तो जो वैल्यू अनलॉक होता है उस एसेट का, वो वैल्यू जो है स्टैंड अलोन उस एसेट का हो सकता है जीरो हो। अब वो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। इसलिए हम कैश फ्लो की बात करेंगे जब सारे एसेट्स मिलके, अब ये देखिए सारे एसेट्स मिलके, प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है, ह्यूमन कैपिटल है, हो सकता है कि आपके पास में स्पेक्ट्रम हो, ये सारे मिलके क्या करते हैं, कैश फ्लो जनरेट करते हैं। और इस कैश फ्लो का जो सर्टेनिटी है उसको मेजर करके आप वैल्यूएशन निकालते हैं, है कि नहीं। अच्छा, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जितने भी एसेट्स क्लास हैं ये अकाउंटिंग वैल्यूज क्यों नहीं यूज करते हम इनमें, क्योंकि ये बैलेंस शीट में तो हमको दिखता है ये एसेट का, तो ये इसका वैल्यू ऐसी जोड़ के अपन मतलब ये कंपनी का वैल्यू ये हो गया। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि बैंकरप्ट हो गई, उसके पास बहुत सारा स्पेक्ट्रम है, वो बैलेंस शीट में है, ठीक है ना। तो वो जो स्पेक्ट्रम का एक वैल्यू होगा वो हो सकता है लाखों करोड़ लाख करोड़ में हो। तो आप बोलेंगे अरे कंपनी तो बहुत रिच है, इसके पास तो बहुत सारा एसेट है। बट जब वो कंपनी बैंकरप्ट होती है, वो अपने एसेट को लिक्विडेट करने जाती है एनसीएलटी में, तो डीओटी आके बोलता है कि भाई पहले तो मेरा पैसा दो, उसके बाद मैं आपको ये एसेट लिक्विडेट करने दूंगा या तो नहीं भी करने दूंगा, क्योंकि आपको लिक्विडेट करना है तो मेरे पास आओ, मैं इसको ऑक्शन करूंगा या दूंगा।
तो आपको लिक्विडेट करने मिलता ही नहीं है। तो आरकॉम को देख लीजिए, एयरसेल को देख लीजिए, वो अभी तक उनका घूम रहा है एनसीएलटी में। तो वो जो एसेट है, जो स्पेक्ट्रम है, बुक्स में होने के बाद में भी जब लिक्विडेट होता है, स्टैंड अलोन वो एसेट होता है, उसका कोई वैल्यूएशन जीरो होती है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी आप बुक को देख के, बैलेंस शीट को देख के कंपनी का वैल्यूएशन का आकलन कर ही नहीं सकते। इसलिए आपको कैश फ्लो देखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि डिस्काउंट रेट का, क्योंकि जब हम कैश फ्लो को वो करते हैं, मतलब मेजर करते हैं और कंपनी का वैल्यूएशन डिटरमाइन करते हैं, जो कि अनसर्टेन है, तो वो जो डिस्काउंट फैक्टर का रोल क्या होता है, वो अनसर्टेनिटी से कैसे लिंक होता है, उसके बारे में बात करेंगे हम। अब हमको ये पता करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें कई लोग जो है देयर इज लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग दिस। अब मान लीजिए कोई भी एसेट है, मार्केट में अवेलेबल है बिकने के लिए, जैसे स्टॉक्स है। अब मार्केट में जाके आप किसी स्टॉक का कोई पैसा देते हैं और स्टॉक खरीदते हैं। अब उसका वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है, प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? हम अब आप तो नहीं करते, हमारे पास में इतना पैसा है ही नहीं कि हम मार्केट में जो है इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रख सके। तो वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वेल डाइवर्सिफाइड होता है, वो सारी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर रिस्क। क्योंकि हो सकता है कि कुछ एसेट का क्लास जो हो रिस्क हो, उसमें कैश फ्लो जनरेट ना हो, और कुछ एसेट क्लास में और कुछ कंपनीज में बहुत सारा कैश फ्लो जनरेट हो। तो क्या करते हैं कि एग्रीगेटेड जो है वो उनका ओवरऑल जो कैश जो है और उनका ओवरऑल रिटर्न जो है वो इतना होता है कि वो जो है दे वर अबव द वाटर, मीन्स दे आर अफ्लोट एंड दे डोंट गो डाउन बिलो द वाटर। तो उस तरह से जो है दे डिसाइड कि कितना रिटर्न मिलना चाहिए, जिससे कि जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है मेरा, वो इतना रिटर्न जनरेट करे इन एन एग्रीगेटेड मैनर कि ये मेरे खर्चे पानी सब पूरा हो सके, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो इन्वेस्ट कुछ करूं और मेरे पास में लॉस में चले जाए। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो डिस्काउंट रेट डिसाइड करते हैं, हम और आप नहीं करते हैं। तो ये जो रेट्स आपको दिखता है कि भाई 2% जो है आपका डिफॉल्ट रिस्क हो गया, ये हो गया, ये सारा का सारा खेल जो है डिटरमाइंड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम जो है जब देखते हैं कि दो एसेट क्लास हैं, एक कॉस्ट ऑफ डेट, एक डेट है और एक इक्विटी है, दोनों का अलग अलग वो होता है, डिस्काउंट फैक्टर होता है। और डिस्काउंट फैक्टर अलग क्यों होता है? क्योंकि दोनों के रिस्क अलग अलग होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूं कि डेट होल्डर जो का पहला राइट होता है कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर, क्योंकि जो भी कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है, इन दोनों इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न्स देती है। कैसे रिटर्न देती है? डेट होल्डर्स को वो इंटरेस्ट पे करती है और इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देती है और बाईबैक से उनको रिटर्न जनरेट करती है। यही इस पे उनका कैश का जो है डिसबर्समेंट होता है और कुछ कैपिटल करती है। तो जो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है बॉटम ऑफ द लाइन, बेसिकली अगर आप देखें, मैंने वोडाफोन वाले वीडियो में भी इसको समझाया था, तो उनका अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको दिखेगा, पहला आपको दिखेगा ग्रॉस रेवेन्यू, उसके बाद दिखेगा ओपेक्स कॉस्ट, उसके बाद दिखेगा एबिटा, उसके बाद दिखेगा डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, फिर एबिट दिखेगा, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट दिखेगा, फिर बड़ा बड़ा करके फिर आपको टैक्स दिखेगा, फिर आपका प्रॉफिट दिखेगा। तो जो आप चाहें तो वैल्यूएशन कहीं से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो वैल्यूएशन एबिटा से शुरू कर सकते हैं, या वैल्यूएशन जो है आप डायरेक्टली पैट से कर सकते हैं। अब कैसे वैल्यूएशन करते हैं मैंने इस वीडियो में समझा दिया, हो सकता है मैं आपको दोबारा बताऊं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्टीमेटली अगर इस लाइन में वैल्यूएशन शुरू करते हैं एबिटा से, तो एंटरप्राइज वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ, कि इंटरेस्ट कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो आपका इक्विटी वैल्यूएशन हो जाएगा, बिकॉज आप इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हो, है ना। तो मैं आपको इसको और विजिट करेंगे और डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम ये पता करते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं। और इसका तो आपको पता ही है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कि जितना ज्यादा आपका डिस्काउंट रेट होगा उतना जो है प्रेजेंट वैल्यू कम होगा, जितना कम डिस्काउंट रेट होगा उतना प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा एसेट का और कंपनी का। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू बताता है कि सर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो। अगर आपके डिस्काउंट रेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपका रिस्क उस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा है, आप सर्टेन ही नहीं हो कि भैया उसमें आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैश फ्लो आपका सर्टेनिटी से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आपका वैल्यू जो आप उस एसेट, उस कंपनी को वो करोगे, उसको ये जो वैल्यू जो दोगे इस कंपनी का,
वो काफी कम दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको कैश फ्लो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर आपका जो है डिस्काउंट रेट आप कम लगा रहे हो तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा, बिकॉज यू नो दैट द कैश फ्लोज आर सर्टेन। ठीक है ना? इसीलिए जो है ज्यादा रिटर्न के पीछे अगर आप जाओगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए आप ज्यादा लालच में पैसे मत लगाओ मार्केट के अंदर में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? अब कॉस्ट ऑफ डेट ये होता है कि अगर आप देखिए, डेट का मतलब क्या है? डेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके अंदर में गारंटीड इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए जब तक कंपनी अफ्लोट है, डिफॉल्ट में नहीं है। क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बिकॉज यू हैव द फर्स्ट राइट ऑफ देयर कैश फ्लो। तो आप चाहे तो सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहां पे क्या किया है कि हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्क फ्री क्या होता है? सरकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। इसीलिए मैंने क्या किया है, यहां पे जब मैं कॉस्ट ऑफ डेट निकालूंगा, रिस्क निकालूंगा कि उस कंपनी के बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कितना ज्यादा रिस्क उठाते हो कंपेयर टू आप सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के। क्योंकि सरकारी बॉन्ड तो रिस्क फ्री है, तो आप जो है एडिशनल रिस्क लेते हो और उसको मेजर करते हैं हम डिफॉल्ट स्प्रेड से उस कंपनी का। तो जब हम प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं किसी कॉर्पोरेट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो, उसके डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो रिस्क फ्री रेट ऑफ ए गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड प्लस द डिफॉल्ट स्प्रेड ऑफ दैट कॉर्पोरेट, विच इज डिटरमाइंड बाय द कॉर्पोरेट्स एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। अगर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती, अगर क्रेडिट एजेंसीज को लगता है कि ये बहुत लिवरेज्ड है, इनका कैश फ्लो सर्टेन नहीं है, तो उसको रेटिंग कम देगी और ये डिफॉल्ट स्प्रेड बढ़ जाएगा। इसलिए आपका कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगा। तो आपका जो है, आप उस कंपनी से ज्यादा रिटर्न मांगोगे अपने डेट के लिए, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स हो। तो क्योंकि आप इतना रिस्क उठा रहे हो तो कंपनी को ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा। इसलिए तो आप देखोगे कि बी रेटिंग कंपनी के बॉन्ड्स के वैल्यू ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा रिटर्न देते हैं और डिफॉल्ट भी करते हैं, इन्वेस्टर को चूना लग जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक होता है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट और एक होता है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। आप एज एन इन्वेस्टर, आपको कोई मतलब नहीं है कंपनी के टैक्स रेट से, तो आपका मतलब ये है कि कूपन रेट आपका सिंपल ये हो गया, रिस्क फ्री प्लस डिफॉल्ट स्प्रेड, वो जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड है। पर कंपनी की तरफ से अगर देखो, जब एंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं कंपनी का, तो कंपनी का एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट टू द डेट होल्डर एंड डिविडेंड्स एंड बायबैक्स टू द इक्विटी होल्डर, यही है ना। तो वो कैसे होगा? उसमें क्या होगा कि कंपनी को इंटरेस्ट के ऊपर में टैक्स बेनिफिट मिलता है। तभी तो आप देखें कि इंटरेस्ट जब यहां पे अगर आप पूरे अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखें, तो जब आपका एबिट में इंटरेस्ट माइनस होता है, उसके बाद में टैक्स जो है कैलकुलेट होता है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कैलकुलेट होता है, तभी टैक्स। तो क्या होता है कि बिकॉज देयर इज अ बेनिफिट, कंपनी को जो बेनिफिट मिलता है, इसीलिए हम टैक्स रेट्स 1 माइनस टैक्स रेट से प्री टैक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट टैक्स जो है कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं, उससे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, जिससे कि आपका एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली इज ऑल अबाउट कैश फ्लो। आपके पास कैश होगा तभी तो आप इंटरेस्ट पे करोगे, बट आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा बिकॉज आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करती है इसमें। ठीक है ना? तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि वाई कॉस्ट ऑफ डेट इज एडजस्टेड ओवर टैक्सेस इन द वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम बात करते हैं कि इक्विटी इन द कैपएम मॉडल, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं और वो कितना फर्क होता है कॉस्ट ऑफ डेट से, ये इंपॉर्टेंट है जानना दोस्तों। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है का आकलन हम कैसे करें? क्योंकि नॉर्मली आप अगर सबसे ज्यादा, मतलब यू कैन से दैट कि आफ्टर डेट अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो बेटर है आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करो और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो जिसके अंदर में काफी डाइवर्सिफाइड एसेट है, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो पहले हम शुरू करेंगे, आकलन करेंगे कि रिस्क फ्री रेट होता क्या है यहां पे, क्योंकि जो डेट वाला रिस्क फ्री रेट जो मैंने आपको बताया था, ये और ये रिस्क फ्री रेट अलग अलग हैं। अब वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि डेट के अंदर में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड ले लिया था, उस बॉन्ड के अंदर में कंट्री डिफॉल्ट रिस्क भी इंक्लूडेड होता है। क्योंकि आप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड लेंगे और अगर आप मूडी पे जाएंगे और S&P पे जाएंगे और उनको देखेंगे इंडिया का रेटिंग ए नहीं है, AAA नहीं है,
क्योंकि इंडिया डिफॉल्ट कर सकती है, बिकॉज देखा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज डिफॉल्ट करी है पास में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है वो हर कंट्री के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा या हर कंट्री की इक्विटीज में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि दैट इज ही इज वेल डाइवर्सिफाइड। तो वो क्या करेगा कि जहां पे डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, जहां पे उनका पैसा डूब गया, वो पैसा किसी और जगह से उठा लेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि यूएस मार्केट के बॉन्ड्स में सबसे कम इंटरेस्ट मिलेगा, इंडिया के बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है प्लस डिफॉल्ट रिस्क ऑफ द कंट्री इंक्लूडेड। इसलिए बॉन्ड में से कंट्री डिफॉल्ट स्प्रेड को नेट करके आप इस रिस्क फ्री नेट निकालोगे, जो कि आपका पहला टर्म होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद में आप बीटा को थोड़ा भूल जाते हैं, हम इक्विटी रिस्क प्रीमियम को आकलन करेंगे। वो क्या होता है? इक्विटी रिस्क प्रीमियम मतलब मार्केट के अंदर में, इक्विटीज के अंदर में कितना रिस्क प्रीमियम एक इन्वेस्टर लेने के लिए तैयार है। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? वो कैलकुलेट करने के लिए आपको सेंसेक्स को स्टडी करना पड़ेगा, जो कि डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट है, और देखना पड़ेगा कि सेंसेक्स ने हिस्टोरिकल कितना रिटर्न दिया है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और इन टर्म्स ऑफ बायबैक। तो अगर आपको वो पता चल जाए कि सेंसेक्स कितना रिटर्न दे रहा है, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप इक्विटी रिस्क प्रीमियम मार्केट का, मतलब ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटीमेंट का आकलन कर सकते हैं। और वो इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सेंसेक्स का जो सेंटीमेंट है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट है, वो कंपनी के इन्वेस्टर सेंटीमेंट से फर्क हो सकता है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिस्क प्रीमियम ऑफ द ओवरऑल सेंसेक्स। अब इक्विटी रिस्क प्रीमियम हैज टू बी एडेड टू द रिस्क फ्री रेट, तभी तो इक्विटी रिस्क, बिकॉज आप डेट फ्री, बिल्कुल रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? कॉर्पोरेट डेट माइनस गवर्नमेंट डेट माइनस कंट्री डिफॉल्ट रिस्क। मान लीजिए 8% डेट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडियन बॉन्ड रेट है, और -2% कंट्री डिफॉल्ट रिस्क है, तो 6% हो गया। 6% के साथ में आप इक्विटी रिस्क प्रीमियम, जो कि मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ऐड करेंगे। अब इसमें एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर जिसको बोलते हैं बीटा, वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 भी हो सकता है, ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। अब ये बीटा होता क्या है? अगर आप मान लीजिए आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बीटा विल बी 1 बिकॉज यू वुड बी एक्सपेक्टिंग ए रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री रेट प्लस इक्विटी रिस्क प्रीमियम, दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है कि नहीं? बट आप सेंसेक्स में नहीं कर रहे हैं, आप कंपनी में कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कंपनी जो है लेस वोलेटाइल हो सेंसेक्स से। वो क्या होता है? वोलेटिलिटी क्या होता है दोस्तों? वोलेटिलिटी ये होता है कि जो सेंसेक्स का जो फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन है, वो कंपनी के अप एंड डाउन से कम या ज्यादा हो सकता है। और ये अप एंड डाउन क्यों मान्य रखता है? क्योंकि हो सकता है कि आपको जब पैसे की जरूरत हो, तो आप कंपनी का स्टॉक सबसे लोएस्ट एंड में हो, तो तब आपको पैसे निकालने की, आप पैसे निकाले, आपको नुकसान हो जाए। और अगर कंपनी अप एंड डाउन ना करे और स्टेबल रहे कर्व, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, बिकॉज जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, आप उस पॉइंट में मार्केट से एग्जिट कर जाओगे। तो इसको मेजर करने के लिए दोस्तों एक बीटा यूज किया जाता है, और उसका मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा दोस्तों मैं अभी, वो सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर सेंसेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बीटा 1 हो जाएगा, और ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो सेंसेक्स से ज्यादा वोलेटाइल है, तो उसका बीटा 1 से ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसका सेंसेक्स से लेस वोलेटाइल है, उसका बीटा जो है कम हो जाएगा 1 से, ठीक है ना? बीटा इज द इंडिकेटर ऑफ वोलेटिलिटी वर्सेस मार्केट, ठीक है ना? अब एक और फैक्टर है दोस्तों जिसको बोलते हैं लिवर्ड बीटा, बिकॉज नॉर्मल बीटा अगर कंपनी जिसमें डेट है नहीं, तो वो क्या होता है कि वो मार्केट स्पेसिफिक होता है, हर मार्केट का एक अलग अलग बीटा होता है। बिकॉज आप जैसे मान लो टेलीकॉम कंपनी है, तो टेलीकॉम कंपनी का प्राइसिंग लेवरेज होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स चीजें उसको अलग तरीके से इंपैक्ट करती है, ऑयल कंपनी को अलग तरीके से इंपैक्ट करती है, तो हर कंपनी का वोलेटिलिटी अलग अलग होता है। वो दामोदरन ऑलरेडी करता रहता है इस चीज को, ही इज द बेसिकली फाइनेंशियल गुरु। अब क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी के अंदर में डेट है और ज्यादा लिवर्ड कंपनी है, तो उसकी वोलेटिलिटी और हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़े, अपने डेट होल्डर को ज्यादा कैश देना पड़े, और उसका जो रिटर्न्स जो है वो साइक्लिक हो, मतलब उसका जो कैश फ्लो साइक्लिक हो।
तो इक्विटी इन्वेस्टर के लिए एक खतरा बन जाता है, क्योंकि उनको अगर डेट होल्डर से सारा कैश उनसे ले लेंगे तो इक्विटी होल्डर का क्या होगा, तो वो कंपनी जो है का जो वोलेटिलिटी है और ज्यादा हो जाएगा जितना डेट होगा। इसलिए जब हम इक्वेशन में हम ऑर्डिनरी बीटा यूज नहीं करते, हम लिवर्ड बीटा यूज करते हैं। लिवर्ड बीटा से आपकी रिस्क जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके सामने, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना इक्वेशंस में ध्यान नहीं देते, आप एक इंट्यूशन में, कॉन्सेप्ट में समझते हैं, राइट। ये एम्पलीफाई कर देता है रिस्क को, ठीक है ना। अच्छा, अब कैश फ्लो की बात करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको एंटरप्राइज वैल्यू करना है तो आपको एबिटा से शुरू करना पड़ेगा, आपको इक्विटी वैल्यू करना है तो आपको बॉटम लाइन से शुरू करना पड़ेगा। बट आप एबिटा से डायरेक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने एबिटा जनरेट किया और आपका जो एबिटा जो है कैश जनरेट कर रहा है, उसी से आप अपने डेट होल्डर्स के इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पर आपको कैपेक्स तो वैसे ही करना पड़ेगा, भले ही आप इंटरेस्ट पे ना करो, तो कैपेक्स तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका कंपनी कैश जनरेट नहीं करेगा। तो आपको इस लाइन से कैपेक्स को तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने यहां से शुरू किया। तो क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन को हटा दिया वहां से, क्योंकि ये तो नॉन कैश आइटम है, तो यहां से शुरू किया, यहां से आपको कैपेक्स सब्ट्रैक्ट करिए। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, पर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं उन आइटम्स को हटा देता हूं। तो आपको फ्री कैश फ्लो टू एंटरप्राइज मिल जाएगा। जैसे ही आपको फ्री कैश फ्लो टू एंटरप्राइज मिल जाएगा, आपको मैं एक्सेल शीट दिखा चुका हूं यहाँ पे, लेट मी जस्ट गो एंड शो यू दी अदर एक्सेल शीट। तो ये है आपका फ्री कैश फ्लो टू एंटरप्राइज। इसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट एंड इक्विटी के रेशियो से आप इसको वेटेड एवरेज निकाल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए और उससे आपको डिस्काउंट करिए, और डिस्काउंट करने के बाद टर्मिनल वैल्यू निकालिए। टर्मिनल वैल्यू क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो कैश फ्लो है वो आपका जो कैश फ्लो है एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है 15% से, पर वो परपेचुअल तो बढ़ेगा नहीं। कुछ देर के बाद में, 10 साल के बाद में वो उसका कैश फ्लो जो है जीडीपी के ग्रोथ रेट से बढ़ना शुरू करेगा। देखा यही गया है कि जो कंपनी जब नहीं होती है तो काफी तेजी से ग्रो करती है, उसके बाद में वो स्टेबल हो जाती है, क्योंकि हमको परपेचुअल कंपनी का जो कैश फ्लो निकालना है। तो इसलिए हम एक टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं कि मान लेते हैं कि आप 10 साल तक कंपनी को रन कर रहे हैं, उसके बाद में 10वें साल के बाद कंपनी हमने बेच दी। तो बेचा आपने, तो उसका जो टर्मिनल वैल्यू निकलेगा वो परपेचुअल कैश फ्लो से एट अ ग्रोथ रेट ऑफ लेट्स से 6% 5% निकालेंगे। तब जब वो निकालेंगे और सारे को आप इससे डिस्काउंट करेंगे तो आपको एंटरप्राइज वैल्यू मिलेगा, और एंटरप्राइज वैल्यू से आप डेट को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको इक्विटी का वैल्यूएशन मिल जाएगा। इसी तरह से हम दो तरह के कैश फ्लो निकालते हैं, कैश फ्लो टू द फर्म, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी। अगर आप डायरेक्टली इक्विटी का वैल्यूएशन करते हैं तो आप सीधा यहां चलिए, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, आप सीधा इक्विटी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको इक्विटी का कैश फ्लो मिल जाएगा। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना। तो विच डिस्काउंट रेट टू यूज, बिकॉज ये डिस्काउंट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, वो कंपनी जो कंपनी एक्वायर कर रही है वो कंपनी जो है रिस्क फ्री कंपनी है, और या तो कहते हैं कि लेस रिस्क कंपनी है, उसका कैश फ्लो क्वाइट सर्टेन है। और दूसरी कंपनी जिसको एक्वायर कर रही है वो बहुत रिस्की कंपनी है, मान लीजिए उसका बिजनेस रिस्की है। बट जब आप एग्रीगेट करोगे और आप वैल्यूएशन निकालोगे अपना ओवरऑल कंपनी का, तो कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज करोगे, अपने या उस बिजनेस का? तो ये लोग जो है इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारा तो भैया जो है वी आर ए वेरी स्टेबल कंपनी, मार्केट में हमको डेट मिलेगा। तो आप जितना ज्यादा रिस्की कंपनी को जो है आप एग्रीगेट करते रहोगे और अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी और अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करोगे, जो कि आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बिफोर द मर्जर ऑफ दैट कंपनी, यू विल एंड अप बिकमिंग रिस्कियर एंड रिस्कियर बिकॉज यू विल डू ए रॉन्ग वैल्यूएशन। यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाई डिस्काउंट रेट इज सो इंपॉर्टेंट। टर्मिनल वैल्यू मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, एंटरप्राइज वैल्यू एंड इक्विटी वैल्यू मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों यही मेरा तात्पर्य था, मतलब ओवरऑल उद्देश्य था इस वीडियो को समझाने का, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मैंने ये कॉन्सेप्ट मतलब इंट्यूटिवली आपको समझाया नहीं था। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, दोस्त हैं जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उनको इंट्यूटिवली एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है। अगर आपको ये एक चीज इंट्यूटिवली नहीं समझ में आएगा, आप तैश में आके इन्वेस्ट कर दोगे और नुकसान कर दोगे अपना। मैं यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दे रहा हूं आपको, मैं मोटा मोटा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको देखना क्या है
और क्या चीज आपको देखना चाहिए और किस तरह से वैल्यूएशन किया जाता है मार्केट का, क्योंकि मार्केट प्राइस इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रू वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अगर ऐसा होता तो कोई भी मार्केट में पैसा बना नहीं पाता। तो हमेशा इन्वेस्टर्स तैश में आके गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे जो है नुकसान हो जाता है। और जो आदमी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू करता है, मार्केट को अच्छे समझता है, वो उस टाइम में इन्वेस्ट करता है जबकि मार्केट के अंदर में गलत मार्केट वैल्यू है और लोग उसको गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट करते हैं और तब उनका पैसा बन जाता है। तो दोस्तों मैं यहीं रुकता हूं, मुझे लगता है इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना डेप्थ में जाऊंगा, अगर इक्वेशन समझाने लगूंगा तो ये फिर हो नहीं पाएगा वीडियो। अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद और मैं एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।